वज़ीर-ए-आज़म की दानिशमंदाना क़यादत में दुनिया देखे ऐसा है मेरा पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 रोज़ा सयाहत मेले का इनेकाद। इवेंट में रिवायती और सकाफती खेलों खुसूसन नेज़ाबाजी, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियों, कार और बाइक शो, सकाफती मुजाहिरों, इलाकाई खानों के स्टॉल्स, मूसीकी और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स का एहतमाम। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत उजागर। मेगा इवेंट का मकसद पाकिस्तान की सयाहती सलाहियतों को उजागर करना, खेलों और एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देना, इस्लामाबाद को एक मुतहरिक सयाहती मरकज़ के तौर पर पेश करना है। रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026 31 जनवरी तक 1 फरवरी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। दुनिया देखे ऐसा है मेरा पाकिस्तान। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सियाहत मेले में शहरी बड़ी तादाद में शरीक। जुड़वां शहरों के शहरी पुरजोश, पाकिस्तानी कौम का जोश, फख्र और यकजहती दीदनी। हर चेहरे पर खुशी, हर कदम पर जज्बा पाकिस्तान झलक रहा है। मेला कौमी यकजहती और अवामी ताकत की खूबसूरत मिसाल बन गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा, काउंटर्स पर इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा। नामुकम्मल दस्तावेजात के हामिल 3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI आमिर लाशारी की हौसला अफजाई। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को हरगिज सफर की इजाजत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की इज्जत सबसे ज्यादा अजीज है, किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगे। दुरुस्त दस्तावेजात के हामिल किसी मुसाफिर को सफर से न रोका गया है न रोका जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वजारत मजहबी अमूर का सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक से मुतालिक अहम ऐलान। आज़मीन हज सऊदी वीज़ा बायो ऐप के जरिए घर बैठे अपनी बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें। हज वीज़े के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। अगर ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो करीबी सऊदी ताशेर सेंटर से 8 फरवरी से कबल बायोमेट्रिक करवा लें। बायोमेट्रिक ना होने की सूरत में हज वीज़ा नहीं लगेगा। तर्जुमान मजहबी अमूर। लाहौर हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 11 जजेस ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने उनसे हल्फ लिया। तकरीब में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, एडवोकेट जनरल पंजाब और दूसरे सीनियर वकला ने शिरकत की। मुस्तकिल होने वाले जजेस में जस्टिस हसन नवाज मखदूम, जस्टिस मलिक वकार हैदर आवान, जस्टिस सरदार अली अकबर, जस्टिस एहसन रजा कासमी, जस्टिस मलिक जावेद इकबाल वेनस, जस्टिस मोहम्मद जवाद जफर, जस्टिस खालिद इसहाक, जस्टिस मलिक अवैस खालिद, जस्टिस सुल्तान महमूद, जस्टिस तनवीर अहमद शेख और जस्टिस अबर गुल खान शामिल हैं। DGISPR की यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और असातिज़ा के साथ मुफस्सल गुफ्तगू। DGISPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तलबा को मुकम्मल आगाही फराहम की। पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वक़ार का दिफा किया है। DGISPR ने शवाहिद के साथ मिस इन्फॉर्मेशन का तदारुक किया है। तलबा पाकिस्तान की सनत के लिए बिजली के बिलों में 4.04 रुपए फी यूनिट कमी का फैसला। ये बोझ हमारी हुकूमत के अवाल में 8.90 रुपए फी यूनिट था, जो कि आज 0 हो गया है। सनतों के लिए इस बोझ के खात्मे से अब व्हीलिंग चार्जेस में भी क्रॉस सब्सिडी कीमत में औसतन 4.04 रुपए फी यूनिट कमी वाक़ होगी। मजमूई तौर पर सनतों के लिए बिजली अब तकरीबन 11.5 सेंट फी यूनिट दस्तयाब होगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस नगारी। मुल्क की मईशत मुस्तहकम। बेहतर माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की ज़र मुबादला में इजाफा होगा। महंगाई की शरह में बतदरीज कमी आ रही है। बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और ताजरों की जानिब से वज़ीर आज़म का ऐलान, दुरुस्त इक़दाम करार। हमारा बड़ा दरीना मुतालबा था, क्योंकि हमारी इस वक्त जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है और लोकल जो हमारी इंडस्ट्री को जो 2 बड़े चैलेंजेस थे, इस वक्त जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है, मैं समझता हूँ इट वाज आई मीन नीड ऑफ द आवर।
ان کی آج کی تقریر سے جتنی موٹیویشن ہمیں ملی تو شاید ہی کسی اور کو ملی ہوگی. ایز بزنس مین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ایونٹس ہونے چاہیے. ٹوگیدر وی کین بلڈ پاکستان. آج وزیر اعظم نے انڈسٹریز کے لیے 4 روپے بجلی ٹیرف میں رعایت کا اعلان کیا ہے. یہ بہت خوشائند بات ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے آج الیکٹریسٹی 4.04 روپیز سستی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ ری فنانس کے لیے 4.50 پہ آج اس کا ڈیسیژن لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی احسن اقدام ہے. پاکستان کی معدنی برآمدات میں شاندار اضافہ، معاشی استحکام کی جانب فیصلہ کن پیش رفت. چین کو معدنی برآمدات میں 2025 کے دوران نمایاں اضافہ ریکارڈ. چین کو پاکستان سے تانبا، ایلومینیم، زنک اور کرومائٹ کی کروڑوں ڈالر مالیت کی برآمدات. حالیہ پاکستان چین معدنی تعاون فورم میں دونوں ملکوں کا باہمی صلاحیتوں سے تعاون بڑھانے پر اتفاق. پاکستان ویلیو ایڈیشن اور پروسیسنگ کے بعد معدنی برآمدات کو 3 سے 4 ارب ڈالر تک بڑھانے کی صلاحیت. SIFC کی مؤثر سہولت کاری سے پاکستان کی معدنی برآمدات مزید مستحکم اور وسیع بنیادوں پر استوار. ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی کا اظہار. اگر مذاکرات برابری کی سطح پر ہوں تو بات چیت کے لیے تیار ہیں. کسی قسم کا دباؤ یا یک طرفہ رویہ مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی استنبول میں ترک ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. ترکیہ کی امریکہ ایران کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش. امریکہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے گریز کرے. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان. ایران کی پاسدارانہ انقلاب کا آبنائے ہرمز میں کل سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان. پاسدارانہ انقلاب بحری فورس کی مشقیں آبنائے ہرمز میں 1 اور 2 فروری کو ہوں گی. یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایران پر ممکنہ امریکی حملے کے خدشات پائے جا رہے ہیں. ایرانی سرکاری میڈیا امریکی سینٹرل کمانڈ کا بحری مشقوں پر ایرانی پاسداران انقلاب کو انتباہ. پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کرے. کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے. امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. امریکی اہلکاروں جہازوں طیاروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے. سینٹ کام. نااہل بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری، مودی کے معاشی ترقی کے دعوے زمیں بوس. ادارہ جاتی حصص کے فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے. بھارتی ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی، مودی کے خطے میں تسلط کے خواب پر زوردار تماچا. امریکی دباؤ کے بعد بھارت کا ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ منصوبہ خوف سے ختم. بھارت کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ گزشتہ سال 116.1 بلین ڈالر تک پہنچ گیا. دی ٹیلی گراف. افغان طالبان رجیم میں صحت کا نظام زبوں حالی کا شکار. WHO کا الرٹ جاری. 1.44 کروڑ افغان شہری بنیادی علاج کی سہولیات سے محروم. 422 سے زائد اسپتال اور کلینکس بند. 30 لاکھ سے زائد شہری لاعلاج. پابندیوں اور خواتین ڈاکٹرز کی عدم موجودگی کے باعث افغان خواتین کے لیے علاج تک رسائی ناممکن. WHO طالبان رجیم کی شدت پسندی اور دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کے باعث عالمی ادارے اور NGOز افغانستان سے اپنا کام روک چکے. ماہرین. ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نغمہ جاری. نغمہ ASF کے جوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ لگن کو ظاہر کرتا ہے. پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز دوسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. مقابلہ شام 4 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری. پہلے میچ میں پاکستان نے 22 رن سے کامیابی سمیٹی. پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز دوسرا میچ آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا. مقابلہ شام 4 بجے سے PTV سپورٹس HD پر براہ راست. 3 میچز کی سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری. پہلے میچ میں پاکستان نے 22 رن سے کامیابی سمیٹی.
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले के आखिरी मैच में कल पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए पाकिस्तान के लिए भारत को भारी मार्जिन से हराना होगा। मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बुलावाइयों में प्रैक्टिस, क्रिकेटर्स ने कोचेस की निगरानी में सिनेरियो मैच में हिस्सा लिया। बैटर्स और बॉलर्स ने कोचेस की जानिब से दिए गए टारगेट पूरे किए। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप का तराना रिलीज कर दिया। ऑफिशियल एंथम का उन्वान फील द थ्रिल है। वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में शेड्यूल है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स फाइनल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और स्पेन के कार्लोस अल्काराज के दरमियान खेला जाएगा। सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम्स के फातेह जोकोविच ने दिफाई चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर को 4 घंटे और 9 मिनट के तवील मुकाबले के बाद 5 सेट्स में हराया। वर्ल्ड नंबर 2 कार्लोस अल्काराज ने वर्ल्ड नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को 5 घंटे और 27 मिनट के मैराथन मैच में मात दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमैरा राना। खेल और खिलाड़ियों की खबरें लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी और खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। बारवाग, रंग, हुनर, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, जो हर दिल को जोड़कर बन जाए एंजॉयमेंट। ये है जश्न पाकिस्तान, जहां दुनिया देखेगी पाकिस्तान की नई पहचान, पाकिस्तान की बुलंद उड़ान। इस्लामाबाद टूरिज्म स्पोर्ट्स एंड फैमिली फेस्टिवल 2026 31 जनवरी तक 1 फरवरी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद। सिंध की धमाल, पंजाब का भंगड़ा, खैबर पख्तूनख्वा का वलवला, बलोचिस्तान की शान, कश्मीर की धुनें, गिलगित बल्तिस्तान के रंग और इस्लामाबाद जो बनेगा दुनिया का नया टूरिज्म हब, जहां रिवायात, जिद्दत और मेहमान नवाजी इकट्ठे सांस लेंगे। साइकिलिंग, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून शो, फैमिली अरीना, किड्स एक्टिविटीज, ऑटोमोबाइल डिस्प्ले। और 31 जनवरी को F9 पार्क में टेंट पैगिंग के मुकाबले। मोहब्बत, अमन और इत्तेहाद के रंगों से मुज़य्यन है पाकिस्तान। पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वजारत बैनुस्सूबाई राबिता, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। आईने पाकिस्तान इस्लामी निज़ाम हयात को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इस्लामी अहकामात व आइन किसी गिरोह, जत्थे या फर्द वाहिद को किसी की जान से खेलने का हक नहीं देता। नफरत और तशद्दुद की सियासत से जज्बात उभारना ना तो इस्लाम की खिदमत है, ना ही पाकिस्तान के साथ वफादारी। किसी गिरोह की तरफ से किसी फर्द की जान को एज़ा पहुँचाने का ऐलान शरीयत और कानून से मुत्तसादिम है। रियासती इदारों के साथ साथ कौम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करें। शरिया व आइन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल। मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज,
ये है मेरा आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की दानिशमंदाना क़यादत में पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में दुनिया देखे ऐसा है मेरा पाकिस्तान 2 रोज़ा सयाहती मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान की सयाहती सलाहियतों को उजागर करना, खेलों और एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देना और इस्लामाबाद को एक मुतहरिक सियाहती मरकज़ के तौर पर पेश करना है। मेले में जुड़वां शहरों के शहरी बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। इवेंट के दौरान रवायती और सकाफती खेलों बिलखसूस टेंट पैकिंग, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियों, कार और बाइक शो, सकाफती मुजाहरों, इलाकाई खानों के स्टॉल्स, मौसीकी और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स का खुसूसी एहतमाम किया गया है। सियाहती मेले में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया जा रहा है। मेगा इवेंट का बुनियादी मकसद न सिर्फ मुल्की और गैर मुल्की सियाहों को पाकिस्तान की सयाहती सलाहियतों से रोशनास कराना है, बल्कि नौजवानों को खेलों और सेहतमंद सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना भी शामिल है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तरह के इवेंट्स पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने और सियाहत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सियाहती मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे नुमाइंदे फ़हद जावेद, मज़ीद तफसील उनसे मालूम करेंगे। फ़हद, आगाह कीजिएगा, कैसा जोश खरोश है जुड़वां शहरों के बसने वालों का इस सकाफती मेले के हवाले से, और कौन कौन से अहम और नुमाया स्टॉल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जी मनाजिर, पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पाकिस्तान PTDC के ताउन से यहाँ पर जो है ये 2 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है, जिसको फैमिली स्पोर्ट्स फेस्टिवल का नाम दिया गया है। इस फेस्टिवल के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ज्वेलरीज़ और खाने के स्टॉल्स, इसके अलावा पाकिस्तान के सकाफती स्टॉल्स भी हैं। लोगों की बड़ी तादाद के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस्लामाबाद के लोग काफ़ी तादाद में आए हैं, पिंडी के लोग भी यहाँ पर आए हैं। एट ए टाइम ये फेस्टिवल 2 जगह पर हो रहा है। एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर, ये इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर ये फेस्टिवल हो रहा है, और दूसरा F9 पार्क के अंदर, इसी फेस्टिवल को F9 पार्क के अंदर भी कन्वर्ट किया गया है। ये 2 रोज़ा फेस्टिवल है, क्योंकि ताकि यहाँ पर लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद आ सके। इस हवाले से देखा जाए तो चारों सूबे से मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं। मुख्तलिफ सूबों की सकाफत को प्रमोट किया गया है। पंजाब की सकाफत है, सिंध की सकाफत है, इसी तरह मुख्तलिफ जो हमारे सकाफती खाने हैं वो यहाँ पर हैं। दस्तकारियों के स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पर अब लोगों की बड़ी तादाद आ रही है। इसके अलावा खुसूसी तौर पर यहाँ पर जो है वो हॉट बैलून जो है वो किया गया है, और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा भी किया जा रहा है। पैराग्लाइडर्स भी यहाँ पर अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। जी, एडवेंचर टूरिज्म को फ़रोग़ देना इस मेले का अहम मकसद है, और इस्लामाबाद को एक मुतहरिक सियाहती मरकज़ के तौर पर कैसे पेश किया जा रहा है इस मेले के हवाले से? जी, एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैराग्लाइडिंग स्पेशली यहाँ पर की गई है, और उनको पाकिस्तान आर्मी के अलावा वो कंपनियाँ जिनके पास लाइसेंस है पैराग्लाइडिंग का, वो भी पैराग्लाइडिंग करा रहे हैं। इसके अलावा हॉट बैलून है, जिसके अंदर वो जो बड़ा सा बैलून जिसके अंदर हवा भर के ऊपर जाते हैं लोग, वो लोग पाकिस्तान इस्लामाबाद का नज़ारा भी कर रहे हैं। इसके अलावा डबल डेकर बसेस चलाई गई हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं। फैमिलीज़ की एंट्री यहाँ पर मुफ्त है, फैमिलीज़ को एंटर किया जा रहा है और बड़ा फैसिलिटेट किया गया। यहाँ हमारे स्टॉल्स, जिन लोगों ने स्टॉल्स लगाए हैं उनसे भी बात की, उनका कहना था कि बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट की तरफ से। इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाए, टूरिज़म को प्रमोट किया जाए और लोगों को मुस्बत तफरीह के मौके फराहम किए जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हद जावेद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। मज़ीद खबरों की जानिब बढ़ते हुए यहाँ आपको आगाह करेंगे कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची का दौरा किया और इमिग्रेशन काउंटर्स पर जारी अमल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से इमिग्रेशन प्रोसेस के हवाले से सवालात किए और सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात चेक की। मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम को सफरी दस्तावेज़ात की तस्दीक की हिदायत की। चंद मुसाफिर सवालात के दुरुस्त जवाब देने से कासिर रहे और अपनी मुलाजमत के बारे में भी दुरुस्त मालूमात फराहम न कर सके। वज़ीर दाखिला का नामुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल
3 मुसाफिरों को रोकने वाले FIA के ASI की हौसला अफजाई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने फ़र्ज शनासी का मुजाहरा करने पर FIA के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आमिर लाशारी की भरपूर हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाकर आला मिसाल कायम की है। ऐसे बासलाहियत और दयानतदार अफसरान हमारा कीमती सरमाया हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नामुकम्मल और बगैर तस्दीक शुदा दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को किसी सूरत बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुसाफिरों की आड़ में पेशावर भिखारियों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार हमारे लिए सबसे ज़्यादा अजीज़ है और इस पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुरुस्त और मुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल किसी भी मुसाफिर को न रोका गया है और न आइंदा रोका जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद रखना और मुसाफिरों के लिए सहूलियात में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर FIA कराची भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। DGISPR ने यूनिवर्सिटी ऑफ गवादर में असातिज़ा और तलबा से खुसूसी नशस्त की, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने कौमी और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। तलबा का कहना था कि DGISPR ने शवाहिद के साथ अबहाम दूर किए। Today we have an interactive session with DGISPR. The session was truly valuable and inspiring experience for the student of Gwadar. आज के इस सेशन से जितने भी हमारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो सारे क्लियर हो गए। Today our interaction was with DGISPR, which was one of the best interaction. DGISPR ने जिस तरीके से हमारे साथ इंटरेक्शन किया, हमारे क्वेश्चंस का जवाब दिया और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे और जो भी फैक्ट्स थे हमारे सामने वो सारा कुछ उन्होंने रख दिया। इस सेशन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारे कंफ्यूजन थे, उन कंफ्यूजन का DGISPR ने क्लियरिटी से जो है उन कंफ्यूजन को दूर किया। हमारे लिए ये एक ऑनर की बात है कि आज DGISPR साहब खुद यहाँ पर आए, जिससे ना सिर्फ हमारे जहन में, गवादर के यूथ के जहन में जो पाक फौज को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हुई, बल्कि साथ साथ पाक फौज का पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिला। जैसे कि ग्वादर के लोगों की पुकार सुनकर DGISPR का यहाँ आना, हमारे सवालात को सुनना और उनका तसल्ली बख्श जवाब देना, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी आवाज़ को सुना जा रहा है और हमारा जवाब भी दिया जा रहा है, सुन के उनको हल करने की कोशिश भी की जा रही है। आज हमारी इंटरेक्शन हुई थी जो बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव थी। हमारे जितने भी डाउट्स थे बच्चियों की और मेरी खुद की, हमने सर से क्वेश्चंस किए। सर ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक और डेटा ड्रिवन आंसर्स हमें दिए हैं। और लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे ओ पसले गोल्ड जैसे अंदेशा जवाल ना हो। यहाँ जो पुल किले वो किला रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। आज का हमारा जो सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन था। ये जो आज सेशन हुआ है ये हमारा DGISPR साहब आए, तो इन्होंने हमें बहुत सी हमारी हेल्प की है। जो हमारे कन्फ्यूजन थे, हमारे सवालात थे, वो सारे कन्फ्यूजन दूर किए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज़रबाईजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे खल्क़ खौफ ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बिरादराना ताल्लुकात का जिक्र किया और आज़रबाईजान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया और सदर इल्हाम अलियफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने सदर इल्हाम अलियफ के साथ गुज़श्ता नवंबर बाकू, विक्ट्री परेड समेत अपनी मुतअद्दिद मुलाकातों का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमर पर इत्मीनान का इजहार किया कि दोनों फरीक पाकिस्तान में आज़रबाईजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के माहदे को हतमी शक्ल देने के करीब हैं। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन व सलामती को बरकरार रखने के मुश्तरका मकसद के हसूल को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान करीबी राबता कायम रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। आज़रबाईजान के सदर के नुमाइंदे सदर अलियफ का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और वज़ीर-ए-आज़म के विजन और क़यादत की तारीफ़ की, जिसने पाकिस्तान को न सिर्फ इक़्तिसादी बल्कि सिक्योरिटी और सफारती मैदान में भी मुतअद्दिद कामयाबियों से हमकिनार किया।
انہوں نے دوسری قاراباخ جنگ کے دوران آذربائیجان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہونے پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور جموں و کشمیر پر آذربائیجان کے دیرینہ مواقف کی تصدیق کی۔ نمائندہ خصوصی نے صدر الہام علیوف کو خط بھی وزیر اعظم کے حوالے کیا، جس میں آذربائیجان کی طرف سے اسلام آباد میں آسان خدمت مرکز کے قیام کے لیے تعاون پر وزیر اعظم کے تعریفی پیغام کو تسلیم کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر الہام علیوف کا جلد پاکستان کا سرکاری دورہ کرنے کی دعوت کا بھی اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ وزیر اعظم پاکستان کی دانشمندانہ رہنمائی میں حکومت نے ملک کی صنعت کے لیے بجلی کے بلوں میں 4.04 روپے فی یونٹ کمی کا اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ وہ بوجھ ہے جو حکومت کے ابتدائی دنوں میں 8.90 روپے فی یونٹ تک تھا، جو اب مکمل طور پر صفر کر دیا گیا ہے۔ صنعتوں کے لیے اس اضافی بوجھ کے خاتمے کے بعد ویلنگ چارجز میں بھی کراس سبسڈی کی مد میں اوسطاً 4.04 روپے فی یونٹ کمی واقع ہوگی، جس سے صنعتی شعبے کو مزید ریلیف ملے گا۔ ان اقدامات کے نتیجے میں اب صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت مجموعی طور پر تقریباً 11.5 سینٹ فی یونٹ تک آ گئی ہے، جو صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ایک اہم سنگ میل ہے۔ حکومت کے یہ فیصلے صنعتی شعبے کو مستحکم کرنے، روزگار کے مواقع بڑھانے اور ملکی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کی جانب عملی پیش رفت ہے۔ امید سوال بن چکی تھی، تب وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھرپور حمایت اور وزیر توانائی اویس احمد خان لغاری کی رہنمائی میں وزارت توانائی نے وہ فیصلے کیے جو برسوں ٹلتے رہے۔ آج مجھے کہنے دیجئے کہ پاور سیکٹر میں ہمارے جو منسٹر جو ہیں اویس لغاری کھڑے ہو جائیں ذرا مہربانی۔ بڑی انہوں نے محنت کی، ان کے سیکرٹری ڈاکٹر صاحب پیچھے بیٹھے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اور یہ جو ابھی آپ کو 1.5 سال میں جو بھی ریلیف ملا ہے، ان کی بہترین کاوشیں، میں اس میں بالکل بلا خوف تردید یہ کہنا چاہتا ہوں۔ پاور ڈویژن، حکومت پاکستان۔ وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کاروباری برادری اور برآمد کنندگان کو تمام ممکنہ سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لا رہی ہے اور معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ کاروباری طبقہ بھی ان اقدامات کو سراہ رہا ہے۔ مزید تفصیل ذیشان احمد خان کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے تاجروں کی جانب سے ملک کی صنعت و تجارت کے فروغ کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے کیے گئے صنعتی شعبے کے لیے بجلی کے ٹیرف میں مزید 4 روپے سے زائد کی کمی کو بے حد سراہا گیا ہے اور اسے معیشت کی ترقی کے لیے انتہائی سازگار قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے آج تینوں چیزیں ہماری ایڈریس کر دی اور ایک پیکیج میں انہوں نے سب سے پہلے تو 4 روپے 4 پیسے بجلی کی ٹیرف کم کیا ہے۔ دوسری چیز مارک اپ میں پالیسی ریٹ 10.5% آ گیا، 22% ہوتا تھا، لیکن ہم نے مارک اپ میں کمی کی بات کی تھی کہ ہماری فائنینشیل کاسٹ کم کرنی ہے، تو یہ بات بھی بہت ہی حوصلہ افزا ہے کہ انہوں نے ہمارا جو 7.5% ایکسپورٹ ریفائننس ہوتا تھا، جو مارک اپ ہوتا تھا، اس کو 4.5% پہ لے آئے۔ تیسری چیز ان کا یہ تھا فلو پاسپورٹ، جس کو آفیشیل پاسپورٹ کہتے ہیں، وہ بڑے ایکسپورٹرز کو 2 سال کے لیے دے دیا۔ صنعتوں کی ویلنگ چارجز میں کمی سے صنعت کی پیداواری لاگت پر خاطر خواہ اثر پڑے گا اور کاروباری لاگت میں کمی مستقبل میں مہنگائی میں کمی اور انڈسٹریلائزیشن کا باعث بنے گی۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت احسن اقدام ہے کہ جس کے اندر ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا کہ جو پرائسز ہیں بجلی کی ٹیرف کی وہ بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے ایک بہت ہی اچھا اقدام دیکھا ہے اور وہ بالخصوص انٹرسٹ کی ری فائنینسنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو ایکسپورٹس کے لیے جو 6% ایکسٹرا اگر جو ملتا ہے تو وہ ایک ایکسپورٹ کی اور ایکسپورٹ کی فائنینسنگ میں یا کاروبار میں بہت زیادہ افادیت دے گا۔ جو 9 روپے ویلنگ چارجز سے متعلق ہے، یہ ایک فیوچرسٹک بہترین اپروچ ہے کہ آخر میں بجلی نے انڈیپینڈنٹ ہونا ہے۔ وفاقی حکومت کے اقدامات کی بدولت معاشی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے ساتھ ساتھ ملک معاشی استحکام اور ترقی کی سمت میں اپنا سفر مستقل بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ترکیے کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل سلجوق اوغلو نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق معزز مہمان کو مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ معزز مہمان سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستان اور ترکیے کے تاریخی بھائی چارے کو اجاگر کیا۔
उन्होंने कहा कि दोनों बिरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान तारीखी ताल्लुकात, मुश्तरका तारीख, बाहमी एतमाद और मजबूत अवामी राबतों पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने तुर्की की मुसल्लह अफवाज की जानिब से फराहम किए गए ताउन को सराहा। उन्होंने दो तरफा फौजी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के पाकिस्तान के अज़्म की तशदीद की। जनरल सल्जूक ओगलू ने पुरतपाक इस्तकबाल पर तशक्कुर का इजहार किया। उन्होंने कहा कि तुर्की फौजी तरबियत, मुश्तरका मशकों, इस्तेदाद कार में इजाफे समेत दिफा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा करता है। SIFC के इस्लाहाती विजन की बदौलत मादरी शोबे ने आलमी सनती सप्लाई चेन में मजबूत मकाम हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से चीन को मादनी बरामदात में 2025 के दौरान नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तांबे की बरामदात बढ़कर 1.14 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। एलुमिनियम खाम की बरामदात में 47% इजाफा हुआ। बरामदात 14.16 मिलियन डॉलर्स की बुलंद सतह पर पहुंच गईं। चीन को जिंक की बरामदात 110.90 मिलियन डॉलर और क्रोमाइट की बरामदात 89.43 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गईं। चीन की सनती तरक्की और ग्रीन एनर्जी मंसूबे में पाकिस्तान के मदनी वसाइल का किरदार मुसलसल बढ़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान चीन मदनी ताउन फोरम में दोनों ममालिक ने बाहमी सलाहियतों से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग के बाद मदनी बरामदात को 3 से 4 अरब डॉलर तक बढ़ाने की सलाहियत रखता है। SIFC की मौसर सहूलतकारी से पाकिस्तान की मदनी बरामदात मज़ीद मुस्तहकम और वसी बुनियादों पर उस्तवार हो चुकी हैं। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। उधर गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अब्र-आलूद और रहने का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर हल्की बारिश, हल्की बर्फबारी की तवक्को है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। नाज़रीन, अब आपको आगाह करते हैं, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर पाकिस्तान का शहर लाहौर रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 354 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 314 रहा। मिस्र का दारुल हुकूमत काहिरा तीसरे नंबर पर रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 रहा। चौथे नंबर पर अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 206 रिकॉर्ड किया गया। पांचवें नंबर पर भारत का शहर कोलकाता, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 174। छठे और आखिरी नंबर पर बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका रहा, जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलते हैं मेंडेस की जानिब। शुक्रिया कदीर। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी से वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम व पेशा वराना तरबियत वजीहा कमर ने मुलाकात की, जिसमें बहरी तालीम के फ़रोग़, ओशन लिटरेसी को स्कूलों और कम्यूनिटी प्रोग्राम्स तक वसअत देने और समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। जुनैद अनवार चौधरी ने समंदरी तालीम को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि तलबा को समंदरी तहफ़्फ़ुज़ का फ़ाल हिस्सा बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुलाकात में बहरी तालीम को पायदार तरक्की के अहदाफ से हम आहंग करने पर भी गुफ्तगू हुई। जुनैद अनवार चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान मैरीन एकेडमी को डिग्री देने वाला इदारा बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं, जबकि साहिली इलाकों के तलबा के लिए मैरीन एजुकेशन इंडोवमेंट फ़ंड भी कायम कर दिया गया है, ताकि उन्हें मयारी बहरी तालीम के मौक़े फ़राहम किए जा सकें। उन्होंने आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली को समुद्री वसाइल के लिए बड़ा ख़तरा करार देते हुए कहा कि माहीगीरी, मैंग्रोव्स के तहफ़्फ़ुज़ और समुद्री माहौल के बारे में तलबा की अमली तरबियत नागुज़ीर है। उनका कहना था कि मुल्क में सर्टिफाइड मैरीन वोकेशनल ट्रेनिंग की अशद ज़रूरत है। पाक चीन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवादर नौजवानों को बाहुनर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत तालीम ने कहा कि बहरी और तालीमी वजारतों के मुश्तरका इक़दामात से समुद्री तहफ़्फ़ुज़ को मौसर बनाया जा सकता है।
لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے 11 ججز نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے مستقل ہونے والے ججز سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ تقریب میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اور دوسرے سینئر وکلاء نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے مستقل ہونے والے ججز صاحبان میں جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس ملک وقار حیدر اعوان، جسٹس سردار علی اکبر، جسٹس احسن رضا قاسمی، جسٹس ملک جاوید اقبال ونس اور جسٹس محمد جواز ظفر شامل ہیں۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس ملک اویس خالد، جسٹس سلطان محمود، جسٹس تنویر احمد شیخ اور جسٹس ابر گل خان نے بھی مستقل جج ہونے کا حلف اٹھایا۔ خبر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایران کی، جس نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، تاہم اس کا کہنا ہے کہ بات چیت برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر ہوگی۔ ترکی میں 2 طرفہ ملاقاتوں کے بعد ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ اگر مذاکرات برابری کی سطح پر ہوں تو ایران بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا دباؤ یا یک طرفہ رویہ مذاکرات کے عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری جانب ترکی نے امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں سہولت کار کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ممکنہ جوہری معاہدے پر دوبارہ مذاکرات کا آغاز کرے اور ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی سے گریز کرے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا کہ پاسداران انقلاب نے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران نے آبنۂ ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کرے۔ سینٹ کام نے کہا کہ آبنۂ ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ یہ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کی آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینٹ کام نے خبردار کیا کہ امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سینٹ کام کے مطابق وہ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے اور امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ نااہل بھارتی حکومت کی ناکام سفارتکاری، مودی کے معاشی ترقی کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے چکناچور ہو گئے۔ ناقص حکمت عملی اور ناکام خارجہ پالیسی نے مودی کے علاقائی تسلط کا بھونڈا دعویٰ فاش کر دیا ہے۔ عالمی جریدے دی ٹیلی گراف نے مودی کے بدترین دور اقتدار میں بھارت کی ناکام سفارتکاری کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق بھارتی ادارہ جاتی حصص کی فروخت اور امریکی پابندیوں کے باعث مودی نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ بھارت پر بھاری ٹیرف اور امریکی امیگریشن قوانین میں سختی مودی کے خطے میں تسلسل کے خواب پر زوردار تمانچہ ہے۔ افغان طالبان رجیم میں صحت کا نظام زبوں حالی کا شکار، WHO نے الرٹ جاری کر دیا۔ طالبان رجیم نے افغانستان کے صحت کے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ افغان عوام بنیادی سہولیات کو ترس گئے ہیں۔ غاصب طالبان رجیم عوامی فلاح کی بجائے دہشت گردوں کی سرپرستی میں مصروف ہیں۔ صحت کا بنیادی ڈھانچہ مکمل تباہ ہو چکا ہے۔ WHO کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم میں 1,44,00,000 افغان شہری بنیادی علاج کی سہولتوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ 2025 میں افغان طالبان رجیم میں 422 سے زائد اسپتال اور کلینکس بند، 30 لاکھ شہری علاج سے محروم ہو گئے۔ رخ کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر قومی خبروں کی جانب۔ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے نغمہ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نغمہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے۔ نغمہ ASF کے جوانوں کے عزم اور پیشہ ورانہ لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ پہ چمکتے حوصلے، سینے میں وفا کے انگارے، نظروں میں ارادوں کا یقین، ہونٹوں پہ
ISPR ونٹر انٹرنشپ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا کے مختلف جامعات کے طلبہ نے قلعہ بالا حصار پشاور کا دورہ کیا۔ قلعے کی تاریخی، دفاعی اور تہذیبی اہمیت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کی۔ دورے کے دوران IGFC نارتھ کی طلباء کے ساتھ خصوصی نشست بھی ہوئی۔ IGFC نارتھ نے طلباء کو خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور درپیش چیلنجز پر بریفنگ دی اور طلباء کے سوالات کے تسلی بخش تفصیلی اور مدلل جوابات دیے۔ شرکاء نے یادگار شہداء پر پھول چڑھا کر وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ طلباء نے فرنٹیئر کور میوزیم کا دورہ کر کے FCC کی تاریخ اور قربانیوں سے آگاہی حاصل کی۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اس تاریخی دورے نے نوجوانوں کو ماضی سے سیکھنے اور تاریخ پر فخر کرنے کی ترغیب دی۔ شرکاء نے فرنٹیئر کور کی خدمات کو سراہتے ہوئے مثبت اور قابل تحسین اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر صحت سعید مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہیلتھ کیئر ڈیجیٹلائزیشن پروگرام کے تحت ملک بھر کے عوام کو آن لائن علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ کراچی کے تیسرے ڈیجیٹلائز ہیلتھ کیئر سینٹر کے افتتاح کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا کہ اسلام آباد میں 6 اور کراچی میں 4 ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کے قیام سے ملک میں عوام کو ماہرین طب سے علاج کی سہولت فراہم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب عوام کو ان طبی مراکز سے اپنے علاقے میں ہی ٹیلی میڈیسن علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان لاہور میں سینئر صحافی میاں محمد اصغر بھٹی کے گھر پہنچے۔ خالہ اور پھوپھوزاد بھائی میاں محمد عباس بھٹی کی وفات پر تعزیت فاتحہ خوانی کی۔ اس موقع پر گورنر نے کہا کہ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے اور سب کو ملکی تعمیر و ترقی میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غریب اور سفید پوش شہری اپنی بیٹی کی شادی کے لیے گورنر ہاؤس درخواست دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احساس معاشرے کو خوبصورت بناتا ہے جو اسلامی تعلیمات کا حصہ ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو سرکاری خدمات آسان اور تیزی سے مہیا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس سلسلے میں صوبے کے مختلف اضلاع کی طرح رحیم یار خان میں بھی ای خدمت مرکز اور ایبز جیسے عوام دوست منصوبے متعارف کرائے گئے ہیں جو شہریوں کو ایک ہی جگہ پر وفاقی اور صوبائی محکموں کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان کے ای خدمت مرکز سے اب تک 63,000 سے زائد شہری مستفید ہو چکے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں اشفاق احمد۔ پنجاب حکومت عوام کو جدید اور شفاف سرکاری خدمات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ رحیم یار خان میں پنجاب حکومت کی جانب سے قائم ای خدمت مرکز میں شہریوں کو 160 سے زائد اہم سرکاری خدمات ایک ہی چھت تلے فراہم کی جا رہی ہیں، جن میں نادرہ، ٹریفک پولیس، پنجاب پولیس، رجسٹری برانچ، برتھ سرٹیفکیٹ اور فرد بلکہ جیسے ضروری کاغذات لمبی قطاروں کے بغیر آسانی سے حاصل کیے جا رہے ہیں۔ میں موٹر سائیکل رجسٹریشن کے لیے آیا تھا، یہاں بغیر لائن کے بہت آسانی سے کام ہو رہا ہے۔ یہ حکومت پنجاب کا بہت اچھا اقدام ہے۔ میں بیٹے کے بے فارم کے لیے یہاں آئی ہوں اور یہ ادارہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ نادرہ آفس کی بجائے اگر ادھر آئے تو زیادہ جلدی کام ہو جاتا ہے۔ نادرہ آفس میں تھوڑا رش ہوتا ہے۔ نادرہ کے حوالے سے پہلے یہاں پہ 2 کاؤنٹرز تھے، اب ایک اور کاؤنٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ سیم اسی طرح سے رجسٹری سروسز کے لیے 1 کاؤنٹر تھا اور اس میں ایک اور کاؤنٹر جو ہے وہ بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ای بس آن لائن پورٹل کے ذریعے شہری اب گھر بیٹھے ہی سرکاری خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ای خدمت مرکز رحیم یار خان میں عوام کی سہولت کے لیے ای بس کے 2 کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں جہاں 700 سے زائد آن لائن درخواستیں اور سرکاری خدمات دستیاب ہیں۔ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، ایکسائز، لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ، ٹرانسپورٹ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کے علاوہ دیگر اہم محکموں کی سہولیات شامل۔ فاقہ احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ ان سب رکاوٹوں کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو عبور کرتے دیکھا اور یہ شاندار آج ادارہ جس میں کھڑے ہو کر میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، الحمدللہ یہ دنیا میں اب اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اور اس کے ثمرات ہم روزمرہ اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں۔ میں ان تمام وزرائے اعلیٰ کا جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، محترم چودھری پرویز الہی صاحب، جناب شہباز شریف صاحب جنہوں نے اس کو ایک مضبوط تناور درخت بنایا، اور آج جو جہتیں اس کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں یہ جو سنگ میل یہ عبور کر رہا ہے، آج یہ فضا میں، یہ دریاؤں میں، یہ ہر جگہ پر اپنی ایک پروفیشنل ایکوپمنٹ کے ساتھ
दुनिया की किसी भी रेस्क्यू सर्विस के हमपल्ला होकर पाकिस्तान के शहरियों के लिए ये अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और किसी ख़तरे से डरे बगैर, और जिस तरह की लीडरशिप इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब दे रही हैं, मैं दुआ करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि हमारे बाकी सूबों के वज़ीर आला भी इसके ऊपर अपना फोकस और कंसंट्रेशन करेंगे और इस सर्विस को इसी सर्विस की बुनियाद पर जिस तरह की यहाँ पर है उसकी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी कवानीन, उनकी फंडिंग यानी जितनी भी इनकी इक्विपमेंट, सेंटर्स, कॉलेजेस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ये हर कैपिटल में, प्रोविंशियल कैपिटल में बनने चाहिए। इनकी आउटरीच हर डिस्ट्रिक्ट, तहसील और रूरल अर्बन कैरेक्टर के टाउन्स तक पहुंचनी चाहिए। इसको सारे पाकिस्तान को कवर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अब मैं समझता हूँ कि अगर मेरे आइन में किसी गुंजाइश है ऐसी तरमीम की जो मेरे बुनियादी हकूक़ के चैप्टर में आ सके, तो मुझे ज़िंदा बचने का हक देना, एक वेजिटेटिव लाइफ से निकाल कर गुड लाइफ का हक देना, ये उसका हिस्सा है कि अगर मैं खुदा न खास्ता किसी मुश्किल में हूँ तो मैं किसी एक अदारे की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख सकूँ कि लगी आग में भड़के, आग के दरिया में डूबते शहरी को, पानी में डूबते शहरी को बचाने वाले कोई लोग हैं। मैं आज ये भी कहूँगा, मेरे कल के मुशाहिदे में एक बात आई है, रेस्क्यू सर्विस एक प्रोफेशनल काम है, ट्रेंड लोग करते हैं। हर आदमी कोई जरी बहादुर, कोई एक आधा वन स्टैंड अलोन एपिसोड कर सकता है, किसी डूबते को दरिया में तैर के बचा ले, किसी जलते की तरफ हाथ बढ़ा के कोई बहादुरी का मुजाहरा कर ले, किसी आदमखोर जानवर के साथ भिड़ते किसी आदमी को बचाने की काविश कर ले, ये हो सकता है कि कोई एक जरी बहादुर कर लेगा। लेकिन जो इसके लिए ट्रेंड होगा उसको ये पता होगा कि मैंने ऊंचाई से नीचे कैसे उतरना है। जैसे मैंने अभी अपनी एक बेटी को ऑस्ट्रेलियन क्रॉलिंग करते देखा, शायद यही कहते हैं उसके लिए। मैंने अभी देखा कि धुएं के समंदर में जहाँ मेरे जैसा आम आदमी गौर से देख नहीं सकता, चंद नौजवान लड़के जो मैं समझता हूँ फिज़िकली फ़िट ज़रूर होंगे, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी थी, सलाहियत थी कि उन्होंने कैसे अंदर जाना है, कैसे मदद देनी है, किस तरह से किसी को उठाना है, कैसे लाकर बाहर उसको रेस्क्यू करना है, कैसे कोलैप्स्ड बिल्डिंग के अंदर से, सुरंगों के अंदर से निकलकर बाहर लोगों को लेकर आना है। ये मेरे जैसा लेमैन नहीं कर सकता। ये प्रोफेशनल कैपेसिटी है, प्रोफेशनल एबिलिटी है। आज मैं इस सारे तारीफ़ व तसनीफ़ के इस दौर में मैं ये कहने पे हक बजानिब हूँ कि जहाँ कहीं रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हों, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहिब, वहाँ पर आप कॉर्डन ऑफ किया करें। ये कल का वाक़या दिलखराश वाक़या है। एक गटर के अंदर एक बच्चे और उसकी माँ का गिरना और आपके रेस्क्यूअर्स के काम के अंदर मदाखलत होना, मैंने ख़ुद देखी है वो मदाखलत, और वहाँ पर फिर ओपिनियनेटेड होना, ये आपकी प्रोफेशनलिज्म को गहना देगा। इसको रेस्क्यू को, आपकी जो भी रेस्क्यू की एक्टिविटी है, दैट शुड बी कॉर्डन्ड ऑफ। वहाँ पर एक्सेस सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सनल की होनी चाहिए। मीडिया मैन भी कवर्ड विद कार्ड आने चाहिए। वहाँ पर फौरी तौर पर एक पोजीशन नहीं ली जानी चाहिए, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं आगे जानी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी एंड एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये भी रेस्क्यू के साथ जुड़ी एक इसकी एक बुनियादी चीज़ है। आप देखें मुहज़्ज़ब दुनिया में जहाँ पर कहीं रेस्क्यूअर्स जाते हैं, जहाँ कोई इंसिडेंट होता है, वो येलो लाइंस लगा देते हैं। देयर आर लाइंस विद द पुलिस डू नॉट क्रॉस। देयर आर लाइंस जहाँ कहते हैं कि आगे रेस्क्यू एक्टिविटी हो रही है, नोबडी इज़ अलाउड। वहाँ से एक लाइव फीड दी जाती है मीडिया को ताकि अवामुन्नास बाखबर रहें। तो ये आपके ज़रूरी काम है ताकि उस वक़्त जब ये कोई हादसा पेश आता है, और हादसे देखें, आप अभी दरिया की बात कर रहे थे कि बिखरे थे, तीनों दरियाओं में पानी आ रहा था। दिस क्लाइमेट चेंज इज़ अ सीरियस चैलेंज।
मेरी अल्लाह करीम से दुआ है, क्योंकि मैं उस इलाके का रहने वाला आदमी हूँ, मैं सतलुज के किनारे रहने वाला, मैं वहाँ का बासी हूँ। मैंने वो तकलीफ़ देखी है, मैंने लोगों को वो तकलीफ़ उठाते देखा है, मैंने घर बार बहते देखे हैं, डोर ढंगर वहाँ से निकालते उनको देखा है, मैंने भूख अफलास फसलें बर्बाद होती देखी हैं, मैंने लोगों का लाइवलीहुड ख़त्म होते देखा है। मेरी अल्लाह करीम से दुआ है कि पाक परवरदिगार हमें इन मुश्किलात से बचा, लेकिन आपका किरदार, आपकी सर्विसेज, आपकी रेस्क्यू, आपकी रिस्पॉन्स टू दैट एमरजेंसी शानदार थी, बिलाशुबा शानदार थी। आज मैं ये भी सुन रहा हूँ कि ग्लेशियर्स एक लोअर पॉइंट जम रहे हैं जो सस्टेन नहीं कर सकेंगे। आज क्लाउड बर्स्ट्स की कहानी है कि फ्लैश फ्लड्स आएंगे। आज मैंने अर्बन फ्लडिंग भी देख ली है कि गुजरात जैसा शहर पलक झपकने में, चश्मे ज़दन के अंदर ऐसे लगा कि चंद लम्हों में उसके अंदर 5-5, 7-7 फुट पानी आ गया। कैसे आया? इस फिनोमिना से तो हम वाकिफ़ ही नहीं थे। और वहाँ पर अगर कोई फ्रंट लाइनर्स थे, रेस्क्यू थी। सतलुज में कोई फ्रंट लाइनर्स थे, रेस्क्यू थी। अगर कहीं पर कोई मुश्किल आती है, ये भी इंडिगो का वाक़या हुआ, अगर कोई वहाँ पर ये, मैं बिला खौफ तरदीद, बिकॉज़ मुझे गुल प्लाज़ा के हादसे ने बड़ा सहमाया हुआ था और मुझे बड़ी उलझन भी थी अपने सियासी किरदार पर कि किस तरह से मैंने या किसी और ने भी इस पर यह तय करना शुरू कर दिया कि हु इज़ एट फॉल्ट। ये तो एक इंसानी अलमिया था। इस इंसानी अलमिये में मेरी हमदर्दी पहला लाजमी और बुनियादी फ़र्ज़ था मेरा उन लोगों की तरफ जिनकी वहाँ पर जाने गए, उन ख़ानदानों की तरफ जिनके वहाँ पर अजीज़ व अकारिब जो ख़रीदारी करने गए थे, वो चंद लम्हों में, मुझे नहीं गर्ज इससे कि वो किसकी और क्यों और कब की और किस दौर की गलती थी। मेरे हाथों पे लाशें हैं, मुझे तो ये देखना है कि वहाँ पर ये रेस्क्यूअर्स क्यों नहीं थे। अगर ये रेस्क्यूअर्स होते तो क्या ये वो जाने बचाने में कामयाब हो सकते थे? मेरा सवाल ये है। एमरजेंसी एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, इसका तो कोई इंसान इनको तो इनके मुतल्लिक कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन जो मुझे और आपको एज गवर्नमेंट्स करना है, जो एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स करना है, वो ये है कि रेस्क्यू 11-22 जैसी बुनियादी सहूलत अवाम के लिए हमा वक्त हर जगह पर, चाहे वो कहीं कोई दूर दराज पंजगोर का इलाका हो, चाहे वो सिंध में मिठी का कोई देहात हो, चाहे वो कसूर के साथ कोई सतलुज के किनारे बॉर्डर पे बसता आदमी हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो। आज हम इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज जिंदा हैं। पता नहीं चलता कब हादसा होगा, किस नोयत का होगा और उसके असरात क्या होंगे। तो मैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जो ख़वातीन व हज़रात आज रेस्क्यूअर्स बन के इस एकेडमी में से बाहर जा रहे हैं, मैं आपको सिर्फ 2 जुमले कहकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपका काम मेरे काम से बड़ा काम है। आप इंसानी जानें बचाते हैं। आप वो लोग हैं, आप वो हीरोज़ हैं जिनके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी की हिफाजत को जोड़ना है। आपका अदारा, मैं ज़मानत देता हूँ आपको कि किसी किस्म के सियासी इन्फ्लुएंस से आज़ाद रहेगा। इसके अंदर किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती और ना हम होने देते हैं। आपकी भर्ती मेरिटोरियस है, आपकी अपॉइंटमेंट्स मेरिटोरियस हैं, आपके अवार्ड्स मेरिटोरियस हैं और सिविलियन साइड पर यह बात कहने में भी मुझे कोई आर नहीं। एंड आई जस्ट डोंट टॉक इन ड्राइंग रूम्स, आई से इट ओपन इन द पब्लिक। अगर सिविलियन साइड पर किसी एक अदारे को बनकर परवान चढ़ते और शानदार कारकर्दगी देते देखा है तो वो रेस्क्यू 11-22 है। मैं एक दफ़ा फिर, अगर मैं वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा न करूं कि जितनी मोटिवेशनल अप्रोच उनकी है फॉर दिस सर्विस, मुझे यकीन है कि वो आपके सबके ज़हनों पर एक असर छोड़ के जाती होगी। एंड दैट टॉक इज़ नॉट जस्ट टॉक, वो आपके साथ जितने फंड्स आपको दरकार हैं, जितनी आपको इक्विपमेंट दरकार है, मैंने भी आपके
हाईली सेंसिटिव इक्विपमेंट्स देखे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इन्वेस्टमेंट्स बाकी सूबों में भी होंगी इंशाअल्लाह। मैं अपने सिंध से आए नौजवान रेस्क्यूअर्स को, बलूचिस्तान से आए नौजवान रेस्क्यूअर्स को उनकी इस शानदार कामयाबी पर, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक दफ़ा फिर ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब आपकी शानदार क़यादत में और इंतज़ामी सलाहियत जो डॉक्टर रिजवान नसीर ने इस अदारे के साथ दिखाई है, मुझे यकीन है कि ये अदारा दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाहौर में पंजाब और सिंध रेस्क्यूअर्स की पासिंग आउट तकरीब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हादसात और एमरजेंसी की सूरत में मुतल्लिका फोर्सेस के जवानों की पेशा वराना तरबियत और महारत का होना ज़रूरी है। बिला रुकावट और तेज़ तर खिदमात की फराहमी के लिए मुतल्लिका जगह का मुहासरा ज़रूरी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।